Good morning, students. Welcome to my channel B's Biology for class 9. स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में हम लोगों ने देखा था कि एक कोशिका कैसे अपने बाहरी वातावरण से विभिन्न प्रकार के गैसों का आदान प्रदान तथा जल का अंतर्ग्रहण या बहिर्क्षेपण कर लेता है। ठीक है, हम लोगों ने दो विधियों के बारे में पढ़ा था। उसमें एक था विसरण यानी कि सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा था परासरण यानी कि ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे कोशिका के अंदर या बाहर जल का गति हो पाता है। ठीक है, जब कोशिका विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहता है, उसके बाहर का जो वातावरण है वो या तो ज़्यादा सांद्र होता है या तनु होता है या फिर कोशिका द्रव के बराबर ही उसकी सांद्रता होती है। तो ऐसे स्थितियों में किस प्रकार एक कोशिका में ऑस्मोसिस हो पाता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ऑस्मोसिस में हम लोगों ने विशेष रूप से एक चीज देखा था, वो क्या है कि ऑस्मोसिस में या तो जल जो है कोशिका के अंदर आ रहा है मुख्य रूप से, या फिर जल कोशिका के अंदर से बाहर के वातावरण में जा रहा है। तो हम लोग ऑस्मोसिस को इस प्रकार दो भागों में बांट सकते हैं। अगर जल अंदर की ओर आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इंडो, कोशिका के अंदर अगर वो आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इंडोस्मोसिस, और अगर ये बाहर जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सोस्मोसिस। ठीक है, इंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। ओके, या इंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस क्या होगा? इंडो का मतलब हो गया अंदर, अगर जल बाहर से अंदर आ रहा है कोशिका तो इंडोस्मोसिस, और अगर कोशिका के अंदर से बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्मोसिस। ओके, तो एक कोशिका चाहे वो अलवण जल में हो या अधिकांश जो पादप कोशिकाएं होती है वो कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस के द्वारा ही बाहर के वातावरण से पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक कोशिका अपने या एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो अपने वातावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थों को कैसे ग्रहण कर पाते हैं? तो उसे वो ग्रहण कर पाते हैं क्योंकि उसके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली जो है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, उससे होकर वो आसानी से पदार्थों को अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो कोशिका द्वारा बाहर के वातावरण से भोजन या अन्य पदार्थों को अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है इसको? इसको हम लोग कहते हैं इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया? इंडो का मतलब हो गया अंदर, ठीक है, और साइटोसिस का मतलब क्या है? क्योंकि ये एक सेलुलर प्रोसेस है, द प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द सेल एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो अमीबा जैसे जैसे कि हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण होगा अमीबा। अमीबा भी अपने वातावरण से भोजन या अन्य पदार्थों को कैसे ग्रहण करता है? इसी इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही ग्रहण करता है। ठीक है, और इसी का एक काउंटर वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर, साइटोसिस सेलुलर प्रोसेस। तो जब एक कोशिका भोजन पचाने के बाद अनपचे पदार्थों को अपने शरीर से बाहर की ओर फेंकता है या कोई भी अनावश्यक पदार्थ को अपने अंदर से बाहर वातावरण में फेंक देता है तो उस विधि को हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया इन ऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस किसको कहते हैं, या साइटोसिस। तो इंडोऑस्मोसिस भी कहीं ना कहीं एक तरह का इंडोसाइटोसिस के अंतर्गत आएगा और एक्सोऑस्मोसिस एक्सोसाइटोसिस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये बड़ा वर्ड है, ये उससे छोटा वर्ड है, यानी कि इंडोसाइटोसिस के अंदर ही इंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि इंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इंडोऑस्मोसिस क्या है, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है। अब आज जो हमारा टारगेट है वो है, हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति। तो आइए कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला सबसे बाहरी आवरण है। केवल पादप ही नहीं, ये जीवाणु और फंगी यानी कि जो फंजाई होता है उसकी कोशिकाओं का भी बाहरी आवरण को बनाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो है यह बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई तथा पादप कोशिका, इन सभी का के बाहरी आवरण को बनाता है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में ही जो कोशिका भित्ति होती है वो एक जैसी नहीं होती है, उसका जो बनावट है, उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, जिन पदार्थों से वो बना होता है वो भिन्न भिन्न है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि बैक्टीरिया में यानी कि जीवाणुओं में
जो सेल होता है हम लोग कहेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल ये किस चीज का बना होता है? तो ये एक ऐसे रासायनिक पदार्थ का बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर इसे कहा जाता है म्यूरिन, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल यानी कि जीवाणुओं का जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, या जिसे म्यूरिन हम लोग कहते हैं। ये होता क्या है? तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये एक तरह का पॉलीमर होता है, ये एक तरह का पॉलीमर होता है जो बना होता है दो चीजों का, एक है सुगर और दूसरा है एमाइनो एसिड, ठीक है। पॉलीमर किसे हम लोग कहते हैं? पॉलीमर या बहुलक किसे कहते हैं हम लोग? जब बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण हो, ठीक है, तो उस बड़े अणु को हम लोग कहते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन वो बड़ा अणु है जो कि शुगर और एमाइनो एसिड के जुड़ने से, ढेर सारा शुगर और एमाइनो एसिड, शुगर एमाइनो एसिड के जुड़ने से बना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फंगी के सेल वॉल का, फंगल सेल वॉल, ठीक है, यानी कि फफूंदों का जो कोशिकाओं का जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज से बना है? तो वो बना होता है काइटिन का। ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। इसी पदार्थ से जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कीट, उनका जो बाहरी खोल होता है, बाहरी आवरण होता है, वो बना होता है काइटिन का ही, ठीक है। तो फंगल सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। और हमारा जो आज का टारगेट है प्लांट सेल वॉल यानी कि पादप कोशिका भित्ति, जो हम लोग का प्लांट सेल वॉल होता है वो प्रमुख रूप से बना होता है सेल्यूलोज का, ठीक है। ये किस चीज का बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है? इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये एक तरह का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। दरअसल कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से तीन भागों में उसको बांट सकते हैं हम लोग, जैसे स्टार्च हो गया, शुगर हो गया और सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और उसी से बना होता है प्लांट सेल वॉल, ठीक है, यानी कि पादप कोशिकाओं का कोशिका भित्ति। आइए देखते हैं कि कोशिका भित्ति की संरचना किस प्रकार होती है। तो हमें देखना है कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का होता है, उसकी बनावट किस प्रकार की होती है। तो पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति है वो तीन स्तरों का बना होता है, हम लोग कह सकते हैं इसमें तीन लेयर्स होता है। और वो लेयर क्या है? तो पहला है प्राथमिक कोशिका भित्ति, उसके बाद है द्वितीय कोशिका भित्ति और उसके बाद है तृतीय कोशिका भित्ति। हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, यानी कि 3 स्तरों से बना हुआ है पादप कोशिका भित्ति। और वो 3 लेयर क्या क्या है? पहला है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल यानी कि द्वितीय कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और एक है मिडल लैमेला यानी कि मध्य पट्टिका, ठीक है। तो आइए चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि ये सभी चीजें कहाँ और किस प्रकार से व्यवस्थित है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग एक पादप कोशिका को बना ले, ठीक है, मान लिया ये एक पादप कोशिका है, ठीक, हम लोग इसके बगल में और एक पादप कोशिका बना देते हैं ताकि हम समझने में आसानी होगा, ठीक है। और चाहे तो आप ये तीसरा पादप कोशिका इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर से मैंने आउटलाइन किया है ये इसका प्राइमरी सेल वॉल है यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये जो है वो क्या है? ये है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक इसके अंदर की ओर एक और मोटा लेयर होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो पतला लेयर है, वो बना होता है किसका? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का, ठीक है। उसके अंदर एक और मोटा लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति,
ठीक है, ये क्या है, ये है द्वितीय कोशिका भित्ति। मैं सारे को रंग नहीं रहा हूं, समय लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी सेल वॉल। ये ब्लू कलर से मैंने जिसको बनाया है, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति। ठीक है, और ये है डॉट से मैंने जो लाइनिंग यहाँ बना रहा हूं वो क्या है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसका केंद्र है और ये कोशिका द्रव्य मैं यहाँ बना देता हूँ, जिसको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है, कोशिका द्रव्य को इसका। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने दो लेयर तो यहाँ देख लिया, कहाँ कहाँ है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल बना होता है किसका, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो किसका बना होता है, वो उसमें सेलुलोज होता है, जाइलन होता है और ढेर सारा लिग्निन पाया जाता है, जो उसे काफी ठोस और मजबूत बना देता है सेकेंडरी सेल वॉल को। ठीक है, और इसका जो मिडिल लैमेला है वो ठीक किस जगह है, तो मिडिल लैमेला पाया जाता है बिल्कुल मिडिल में ही, यानी कि दो कोशिकाओं, दो एडजेसेंट सेल के बीच का जो जगह है ना, ये यहाँ पे पाया जाता है, या हम लोग इस तरह से बना देते हैं, यहाँ पे पाया जाता है मिडिल लैमेला या मध्य पट्टिका। ठीक है, ये जो जगह है ये होता है मध्य पट्टिका। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम लोग लिख देंगे मिडिल लैमेला। ठीक है, मध्य पट्टिका। तो तीनों लेयर हम लोगों ने देख लिया। मध्य पट्टिका जो है ये मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है पेक्टिन। ये किस चीज का बना होता है, ये बना होता है पेक्टिन का मेनली। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, और क्या होता है, पेक्टिन भी होता है। ठीक, सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसमें क्या है, उसमें भी सेल्यूलोज तो है, उसमें एक पदार्थ और जाइलन भी पाया जाता है और लिग्निन भी इसमें होता है। ठीक है, और मिडिल लैमेला जो है यानी कि मध्य पट्टिका, वो मुख्य रूप से पेक्टिन उसमें पाया जाता है प्रमुख रूप से। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो काफी पतला होता है। ठीक है, थीन वॉल है वो, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल वो क्या होता है, थिक वॉल होता है, उसमें लिग्निन होता है, वो काफी मजबूत होता है और एक पौधे को वुडी बनाता है ना, उसमें जो लकड़ियां भाग है वो मजबूती यही देता है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो ये है कोशिका भित्ति का बनावट। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कार्य क्या है। तो यहाँ संरचना से हम लोग को विशेष रूप से पता चल ही जा रहा है कि एक कोशिका के बाहर अगर इतना मजबूत आवरण हो तो कहीं ना कहीं ये कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है, उसके साथ साथ कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, साथ ही साथ कोशिका भित्ति जो है ये कोशिका को, अगर कोशिका में अधिक जल भर भी जाता है तो उसे वो फटने नहीं देता है। ठीक है, जब हम लोग जानते हैं जब एंडोसाइटोसिस होता है या फिर जो एंडोऑस्मोसिस होता है तो इसमें जल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो कोशिकाएं फूलने लगती है, तो ऐसी स्थिति में भी कोशिकाओं को फटने से ये बचा लेता है, कौन, कोशिका भित्ति। साथ ही साथ एक मजेदार बात यह है कि कोशिका भित्ति जो है वो फ्रीली परमिएबल होता है, इसमें जल आसानी से प्रवेश कर सकता है बाहर से अंदर। साथ ही साथ जो कोशिका भित्ति होती है वो अपने आसपास की कोशिकाओं के साथ भी कई चैनल बना के रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, पदार्थों का आदान प्रदान हो सके, मतलब इसके बीच में इस प्रकार का चैनल होता है जिसके माध्यम से ये एक कोशिका से दूसरे, दूसरे से तीसरे में पदार्थों का आदान प्रदान या परिवहन कर पाते हैं। ठीक है, एक इससे जुड़ी हुई एक चीज और मैं बताऊं, जैसे हम लोगों ने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में से पहले क्लास में पढ़ लिया था कि एक पादप कोशिका को अगर हम लोग सांद्र विलयन में डाल देते हैं तो उससे जल बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो प्रोटोप्लास्ट है और कोशिका झिल्ली जो है वो सिकुड़ जाता है अंदर में। इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, लेकिन अगर एक पादप कोशिका को अगर हम लोग तनु विलयन में डालते हैं तो तब क्या होता है, तब इसके अंदर जल जो है वो भरने लगता है और पादप कोशिका फूलने लगती है। ठीक है, अंदर में जल का जो प्रेशर है वो काफी बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कोशिका भित्ति जो है
कोशिका को फटने से बचा लेती है। कैसे बचा लेती है? तो इसके अंदर भरने वाला जो जल है उसका जो एक प्रेशर है किसके ऊपर, कोशिका भित्ति के ऊपर, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, टर्गर प्रेशर। यानी कि एक पादप कोशिका कोशिका भित्ति के ऊपर कौन सा दबाव डालती है उसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर या टीपी शॉर्ट में लिख सकते हैं, टर्गर प्रेशर। तो फिर कोशिका फटने से कैसे बचती है? तो इसका जो कोशिका भित्ति है वो ठीक उसके उल्टे दिशा में एक दाब उत्पन्न करती है। किस पर? इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है जो इसे धकेल रहा है कोशिका भित्ति को, तो कोशिका भित्ति भी उसको उल्टे तरफ धकेलती है और उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं वॉल प्रेशर, WP। याद रहेगा, ये दो तरह का प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑफ द सेल अपॉन सेल वॉल। ठीक है, और वॉल प्रेशर क्या होता है? द काउंटर प्रेशर exerted by the cell wall on the fluid content। ओके, मतलब वॉल प्रेशर ठीक इसके ऑपोजिट में लगता है। अंदर का फ्लूइड दीवार को धकेलता है वो टर्गर प्रेशर है, और दीवार जो फ्लूइड को फिर वापस धकेल रहा है इक्वल प्रेशर से, उतना ही प्रेशर से वापस धकेल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल प्रेशर। तो यानी कि एक भरे हुए जल से भरे हुए कोशिका में टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर जो होता है वो दोनों बराबर होता है और बराबर होना भी चाहिए। अगर कहीं टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाए वॉल प्रेशर से तो कोशिका क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, तो कोशिका को फटने से ये वॉल प्रेशर जो है ये बचा लेती है। समझ में आया? तो मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो काफी फ्रूटफुल रहा होगा। जो भी चीजें हम लोगों ने कोशिका भित्ति से संबंधित समझा या पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई मन में प्रश्न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेजिए। ठीक है, और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।